हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर में जो हमारे सब्जेक्ट है केवल एक सिंगल पेपर है, जो कि सब्जेक्ट का नाम है समकालीन भारत एवं शिक्षा है। इसमें आज हमने टॉपिक लिया है मौलिक अधिकार, जो कि एक बीएड स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से बहुत से सारे क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो गाइस, ये सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो या फिर बीएड स्टूडेंट के लिए हो, इस सब के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। गाइस, देर न करते हुए टॉपिक पर बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मतलब फंडामेंटल ऑफ राइट्स होते क्या हैं। इसमें से जो कि 6 या 7 हमारे मौलिक अधिकार थे। पहले तो 7 थे, अब तो 6 हो गए, एक हटा दिया गया है। तो मौलिक अधिकार में पहला बिंदु आता है कि मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स जो है, संविधान का, भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग माना जाता है। जो हमारा अभिन्न अंग है, मतलब कि शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, वैसे ही भारतीय संविधान में इसको भी एक अभिन्न अंग के रूप में माना जाता है, मौलिक अधिकार। दूसरा पॉइंट है सभी नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकारों, जो हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं, उनको हम मौलिक अधिकारों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जो हमारे सभी नागरिक होते हैं, जो उनको मूल रूप से बेसिक या फिर बुनियादी मानवाधिकार मिले होते हैं, उनको संविधान ने मौलिक अधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया है। थर्ड पॉइंट है मौलिक अधिकारों का एक व्यापक दृष्टिकोण है। जो हमारे मौलिक अधिकार है, व्यापक मीन्स होता है विस्तृत है। हमारा मौलिक अधिकारों का एक क्षेत्र जो है सीमित नहीं है, वो बहुत सारे विस्तृत रूप में व्याप्त है। जैसे वे हमारे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक हितों की रक्षा करते हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, वे हमारे सामाजिक हित में रक्षा करते हैं। आर्थिक, जैसे गरीब अमीर में होता है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है संविधान में, वहाँ पर सभी को समान रूप से आर्थिक दृष्टि से देखा जाता है। सांस्कृत में क्या होता है कि उसमें हमारे जो जो हमारे कार्यक्रम होते हैं सांस्कृतिक, वो सभी के जो अनुरूप होते हैं। सभी लोग क्या करते हैं, अपना अपना धर्म, संस्कृत का वेशभूषा होती है, चाहे वो संस्कृत कार्यक्रम हो, सबका अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पर समान रूप से सबको अधिकार दिया गया है संस्कृत अपनी अपनी संस्कृति का विकास कर सके या विस्तार कर सके। धार्मिक हितों में यहाँ पर धार्मिक हित, जैसे कि हिंदू धर्म अलग होता है, मुस्लिम धर्म अलग होता है, सिख ईसाई अलग होता है। तो सभी को अपना अपना धर्म का विकास करने का है। और उसको जो एक मनुष्य, जैसे हिंदू चाहे मुस्लिम में जाए, सिख में जाए या ईसाई में जाए, चाहे ईसाई का धर्म का व्यक्ति हिंदू धर्म में आए, तो अपना धर्म परिवर्तन का भी उसमें अधिकार दिया गया है, जो कि हमारे धार्मिक हितों की रक्षा के लिए दिया जाता है, बेसिक बुनियादी। फिर है 24 आर्टिकल इन बुनियादी अधिकारों के साथ शामिल हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार है, उसमें जो आर्टिकल्स हैं, 24 आर्टिकल्स जो बेसिक अधिकार हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, उसमें शामिल किया गया है। फिर है संविधान जो है हमेशा व्यक्तिगत हितों के साथ साथ सांप्रदायिक हितों की रक्षा करता है। जो हमारा संविधान व्यक्तिगत मीन्स होता है केवल एक पर्सन के हित के साथ साथ जो होता है सांप्रदायिक मीन्स जितने भी सांप्रदायिक में लोग रहते हैं, सभी की रक्षा करने के लिए हमारे मौलिक अधिकार जरूरी होते हैं। इसमें किसी भी तरह की मजदूरी के खिलाफ प्रतिबंध शामिल है। मजदूरी के खिलाफ जो है प्रतिबंध शामिल है, क्योंकि अगर जो हमारा नाबालिग बच्चा होगा या नाबालिग बालक होगा, अगर उसको किसी कंपनी में या मजदूरी के लिए लगाएंगे, तो एक प्रतिबंध के रूप में उसको रोका जाएगा, क्योंकि वो अभी 18 वर्ष का बालक अभी कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा अपनी एज पूरा नहीं कर सका है। फिर है सभी को अपनी पसंद के धर्म को अपनाने, अभ्यास करने और प्रसार का अधिकार है। इसमें जो है सभी को अपनी अपनी पसंद के धर्म को अपनाने का,
जो चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे सिख धर्म का हो या ईसाई धर्म का हो, सभी को अपने धर्म को परिवर्तन, मतलब एक हिंदू धर्म का व्यक्ति ईसाई धर्म में जा सकता है या ईसाई धर्म का व्यक्ति हिंदू धर्म को अपना सकता है। अभ्यास करने का और प्रसार का अधिकार, मतलब जो हमारा धर्म है उसको प्रसार करने का भी अधिकार व्यक्ति को मिलता है इसमें। फिर मूल अधिकार। मूल अधिकार को हम मौलिक अधिकार के रूप में ही जानते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया। जो हमारे संविधान में भाग 3 है उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, मतलब पास्ट में चले गए तो 7 पहले थी, लेकिन वर्तमान में क्या है, मूल अधिकारों की संख्या 6 है। परंतु 44 संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 का बना दिया गया। जो हमारा संपत्ति का अधिकार हुआ करता था पहले मौलिक अधिकार के रूप में, उसे हटाकर 44 संविधान संशोधन में से संपत्ति को जो हमारे संपत्ति का अधिकार है उसको हटाकर अनुच्छेद 300 का बना दिया गया है। फिर है इसमें समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। जो हमारा समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14 क्या कहता है इसमें कि भारत के सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समान अधिकार प्राप्त होते हैं। जो हमारा संविधान 14 है कहता है कि जो सभी नागरिक होते हैं भारत के, उनको विधि मतलब कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त होगा। उनको उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15, किसी भी भारतीय नागरिक के साथ राज, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव के संबंध में नहीं करेगा। जो हमारे किसी भी भारतीय नागरिक हो, जो हमारा भारतीय नागरिक होता है वो राज, धर्म हो या जाति हो या लिंग हो। लिंग मीन्स होता है स्त्री पुरुष, नस्ल होता है प्रजाति के, और या जन्म स्थान जहाँ पर व्यक्ति का जन्म होता है उसके आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 16, भारत के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध समान अवसर की प्राप्ति होगा। जो हमारा अनुच्छेद 16 कहता है कि जो हमारा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, जो हमारा लोक नियोजन होता है उसमें सभी नागरिकों को किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए समान अवसर की प्राप्ति मिलेगा। समान अवसर उसको मिलेगा उस पद के लिए कि उस पद पे वो नियुक्त हो सके। फिर अनुच्छेद 17, अप्रस्तुतता का अंत कर दिया गया है। मतलब इसमें अप्रस्तुतता मतलब इसमें दिखावट का अंत कर दिया गया, अगर दिखावट नहीं कर सकते आप। फिर है अनुच्छेद 18, भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना किसी अन्य देश से किसी प्रकार की उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। जो हमारा अनुच्छेद 18 कहता है कि अन्य देश से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। मतलब जो हमारा भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है, राष्ट्रपति होता है, उसकी अगर आज्ञा के बिना कोई भी उपाधि आप धारण करते हैं तो वो उपाधि आपको तो मिल जाएगी, लेकिन भारत सरकार के लिए वो उपाधि आपके लिए उपाधि का नष्ट कर दिया जाए, मतलब अंत कर दिया जाएगा। फिर अनुच्छेद दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब मौलिक अधिकार में दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 1919 से 22 तक लिया गया है। अनुच्छेद 19, सभी भारतीय नागरिकों को विविध प्रकार की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। जो इस प्रकार है, जो हमारा अनुच्छेद कहता है कि इसमें जो भारत के नागरिक है वो विविध के प्रकार की विचार, मतलब अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता दी गई है, बोलने की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 में, जो निम्न प्रकार है। इसमें कई प्रकार होते हैं। नंबर 1 है 19A, विचार अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना पाने की स्वतंत्रता। जो विचार व्यक्त मतलब भारतीय नागरिक जो होता है अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। प्रेस की स्वतंत्रता मतलब उसे छाप सकता है, और सूचना पाने की स्वतंत्रता, और किसी
विशेष संबंधित सूचना पाने की स्वतंत्रता भारतीय नागरिक रखता है। 19 बी में क्या है? शांतिपूर्वक बिना शस्त्र के एकत्रित होने और सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। जो 19 बी है हमारा अनुच्छेद, उसमें कहा गया है कि जो भारतीय नागरिक है वो शांतिपूर्वक बिना शस्त्र के एकत्र, मतलब किसी भी स्थान पर 10 से 12 लोग एकत्रित हो सकते हैं या सभा बना सकते हैं या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता उनको मिल जाती है बिना शस्त्र, मतलब उसमें शस्त्र का उपयोग नहीं होना चाहिए। 19 सी, किसी भी प्रकार के संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसमें ये अधिकार दिया गया है कि जो भारतीय नागरिक होगा वो अपना गुट बनाने की स्वतंत्रता रखता है। फिर है 19 डी, देश के किसी भी भूभाग में आवागमन की स्वतंत्रता। जो हमारा भारतीय नागरिक है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है, आ जा सकता है, ऐसा अधिकार भारतीय नागरिक को मिला है। फिर 19 ई, निवास की स्वतंत्रता। जो हमारा भारतीय नागरिक है कहीं भी भारत देश में कहीं भी वो रह सकता है, कहीं भी रह सकता है, कहीं भी अपना घर बनवा सकता है, उसको इसके लिए वो स्वतंत्र रूप से आज़ाद है। फिर 19 एफ, व्यापार, व्यवसाय, रोजगार की स्वतंत्रता। जो हमारा भारतीय संविधान में 19 एफ अनुच्छेद है जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उसमें व्यवसाय या व्यापार या रोजगार की स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को है। भारतीय नागरिक कहीं भी व्यापार कर सकता है, कहीं भी व्यवसाय कर सकता है, कहीं भी रोजगार कर सकता है, उसको स्वतंत्रता 19 एफ में मिली है। अनुच्छेद 20, भारतीय नागरिकों को अपराधों के लिए दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण प्रदान करना। अनुच्छेद 20 क्या कहलाता है कि अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अगर आपका अपराध दोष सिद्ध हो जाता है तो आपको उसमें संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 21, भारतीय नागरिकों के जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। जो हमारा अनुच्छेद 21 है उसमें आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 का में आपको राज्य जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। जो अनुच्छेद 21 है वो भारत के जो जितने भी बच्चे हैं, बालक हैं, उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आपको उसको उपलब्ध कराएगा। निःशुल्क किताबें देगा, निःशुल्क पढ़ाएगा, निःशुल्क शिक्षा देगा आपको। ये जो संशोधन हुआ था 86वां संशोधन है, 2002 में हुआ था। फिर अनुच्छेद 22, कुछ स्थितियों में भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी उन्हें भारत और निरोध में संरक्षण प्रदान करता है। अगर कुछ दिशाओं में अगर व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके संबंध में भारत सरकार जो है उसको संरक्षण प्रदान करेगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। इसमें वास्तव में अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार का उद्देश्य होता है कि वास्तविक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। वास्तविक सामाजिक लोकतंत्र है कि उसकी स्थापना की जाए और शोषण के विरुद्ध जो वास्तविकता का रूप देने के लिए जो इसको स्वतंत्रता का अधिकार जो है 1975 में घोषित कर दिया गया। बंधक मजदूरी प्रथा जहाँ भी कहीं हो गैर कानूनी घोषित कर दी जाएगी। जो हमारा बंधक मजदूरी, मतलब किसी को बंधक बनाकर उसको मजदूरी के रूप में उसका शोषण किया जाए। अनुच्छेद 23, इसमें मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया है। मतलब कि उसको बाल श्रम को रोका गया, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है कि बाल श्रम का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है कि बालक को जबरदस्ती मजदूरी के लिए उसको भेजा जाए। ऐसा अधिकार किसी को ना मिला है, ना इसका उपयोग कोई कर सकता है। फिर है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24, इसमें 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खनन क्षेत्रों या अन्य किसी प्रकार के जोखिम भी भरे कार्य पर नियुक्त करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया। जो हमारा अनुच्छेद 24 कहता है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको किसी भी कंपनी में या किसी भी खनन क्षेत्र में या जोखिम भरे या खतरनाक जगह पर नियुक्त करना उसको दंडनीय अपराध माना जाता है और उसको दंड भी दिया जा सकता है जो उसको नियुक्ति करेगा।
फिर फोर्थ पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 कहता है कि भारतीय नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने या मानने अथवा उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके अंदर सिखों को कटार रखने का अधिकार दिया गया। जो हमारे सिख होते हैं वो कमर में एक कटार लगा रहते हैं, जो कि सिखों को एक अधिकार स्वतंत्रतापूर्व दे दिया गया था कि वो अपने साथ कटार रख सकते हैं। और धर्म को मानने और उनका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, जो व्यक्ति है अपना धर्म का प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, और दूसरे धर्म को मान सकता है, अपने धर्म को छोड़ सकता है, ऐसा अधिकार व्यक्ति को मिला है अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? भारतीय नागरिकों को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना करने, उनका संचालन करने, विधि संपत्ति अर्जन करने एवं स्वामित्व रखने तथा उन पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया जाता है। अनुच्छेद 26 में ये कहा जाता है कि जो हमारा धर्म स्थल है या संस्था है उसकी स्थापना कोई भी व्यक्ति कर सकता है अपने अपने धर्म की, और उसका संचालन भी कर सकता है। और उस पर जो है वो जो धर्म संस्था खोलेगा, स्थापना करेगा, उसके ऊपर जो धर्म संस्था से पैसा अगर मिलता है तो वो पैसा जो संस्था को स्थापित करेगा वो पैसा वो अर्जन कर सकता है, मतलब रख सकता है, और उस पर अपना स्वामित्व अपना मतलब उस पर पूर्ण रूप से अपना अधिकार रख सकता है कि, और उन पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया जाता है। अनुच्छेद 27 इसके अंतर्गत राज्य किसी भी नागरिक को धर्म या धार्मिक संप्रदाय की प्रकृति में अपना ध्येय करने के लिए निश्चित कर दिया जाता है। जो हमारे नागरिक होते हैं, किसी भी राज्य के नागरिक हों जो धर्म या धार्मिक संप्रदाय की प्रकृति में, मतलब अपने धर्म या अपने धार्मिक संप्रदाय का विकास करने में जो अपना ध्येय व्यय करते हैं, उसको निश्चित कर दिया गया था कि आप इतना ही धन इस पर व्यय कर सकते हैं। उससे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जो उस पर कर धन व्यय करता है उससे कर देने के लिए किसी प्रकार का जोर दबाव जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 28 इसके अंतर्गत राज्य विधि से पूर्ण रूप से संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए। अनुच्छेद 28 ये कहता है कि कोई भी जो भी विद्यालय हैं या शिक्षण संस्थान हैं या भी कोई स्थल है, वहाँ पर आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। अनुच्छेद जो हमारा 5वां पॉइंट मौलिक अधिकार में है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत के नागरिकों को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उन्हें बनाए रखने का पूरा अधिकार दिया जाता है। अनुच्छेद 29 में भारत के नागरिकों को, मतलब जिस जिले में रहता है, जिस राष्ट्र में रहता है, वो अपनी भाषा को, अपनी लिपि को या अपनी संस्कृति को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार दिया जाता है, और उस पर पूरा अधिकार होता है कि वो अपनी भाषा और लिपि को सुरक्षित बनाए रखे। अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन का अधिकार होगा, और राज्य किसी अल्पसंख्यक संस्थान के किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जो हमारा अनुच्छेद 29 है उसमें अल्पसंख्यक, जो हमारे पिछड़ा वर्ग से भी नीचे लो कास्ट में आते हैं, अल्पसंख्यक लोग, ST SC लोग, उनको अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकता है, और उस पर प्रशासन का अधिकार होगा, मतलब उस पर सरकार का अधिकार होगा। राज्य किसी अल्पसंख्यक संस्थान से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जो हमारे राज्य होते हैं, सरकार होती है, वो अल्पसंख्यक संस्थान से, जो हमारे अल्पसंख्यक संस्था ST ST संस्थाएं होती हैं, शिक्षा संस्थान होते हैं, उन पर सरकार किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। उस पर 6वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। यह अधिकार मूल अधिकारों को परिवर्तन कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है। जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि इसमें जो कि सरकार को अधिकारों को परिवर्तन कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रीट प्रदान की गई है कि वो किसी भी अधिकार को परिवर्तन कर सकता है।
पहला पॉइंट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध और चौथा उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार पक्ष। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? इस रीड के अनुसार भारत द्वारा न्यायालय बंदीकृत व्यक्ति को आदेश देता है कि किसी की बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ताकि बंदी के कारणों को जाना जा सके। पहला पॉइंट ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें होता है कि बंदी जो हमारा बंदीकृत व्यक्ति होता है उसे 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है, जिससे कि उसे उसके बंदी होने के कारणों को जाना जा सके। फिर अब परमादेश। इसमें होता है कि रीट के माध्यम से न्यायालय किसी सार्वजनिक अधिकारी को आदेश देता है कि वह उस कार्य को करे जिसके हेतु वह बाध्य है और उसने उस कार्य को करने से मना कर दिया गया। इसमें होता है कि इसमें अगर किसी व्यक्ति सार्वजनिक अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वह अपना कार्य सुचारू रूप से करे जिसके लिए उसे बाध्य किया गया, मतलब जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है। फिर है प्रतिषेध। इसमें यह रीट किसी न्यायालय या अर्ध न्यायालयिक संस्थान के विरुद्ध जारी की गई जाती है कि इसके माध्यम से न्यायालय न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकाल कर कार्य से रोक सकती है। उत्प्रेषण। इसमें होता है कि यदि प्रतिषेध के समान ही इस रीट द्वारा वरिष्ठ न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय को जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन करता है उसे रोक सकता है सर्वोच्च न्यायालय। अधिकार परीक्षा। यह रीट उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद को धारण कर लेता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय या आत्मा कहा गया है। भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय व आत्मा कहा गया। ये आपको क्वेश्चन बीएड में आ सकता है कि संविधान का जो हमारा संविधान है उसकी अंतरात्मा का वर्णन कीजिए। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें और अपने फ्रेंडों को इससे भी शेयर कर दें जिससे कि उनको भी अब इस वीडियो का लाभ मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।